पेट्रा में लाखों पर्यटक आते हैं और इसका श्रेय एक इमारत को जाता है। पत्थर पर तराशी गई यह इमारत देखने में सजावटी, धार्मिक और सुरक्षित लगती है। पुरातत्वविदों ने इसे इतिहास का पूर्ण हिस्सा मान लिया था, लेकिन अब यह धारणा गलत साबित हो गई है। नए शोध से पता चलता है कि यह इमारत न तो मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई थी और न ही पर्यटकों की सेवा के लिए। इसके नीचे जो कुछ भी है वह संयोग से नहीं रखा गया था, और एक बार जब इसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा तो पेट्रा को पहले की तरह नहीं देखा जा सकेगा। अनकही चेतावनियां और दबा हुआ इतिहास। 2000 से अधिक वर्षों से अल-काज़ के नाम से जानी जाने वाली संरचना, जिसे अक्सर खजाना कहा जाता है, पेट्रा के मुख्य प्रवेश द्वार के अंत में चट्टान में तराशी हुई खड़ी है। प्राचीन शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को सीख नामक एक लंबे संकरे चट्टानी गलियारे से होकर गुजरना पड़ता है, और उस गलियारे के खुलते ही सबसे पहले खजाना दिखाई देता है। इसी स्थान के कारण यह पेट्रा की सबसे अधिक देखी जाने वाली, सबसे अधिक फोटो खींची जाने वाली और सबसे चर्चित इमारत बन गई। इसने पूरे शहर को समझने के तरीके को आकार दिया। आज इसे प्राचीन वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले वृत्तांतों के अनुसार एक समय इसका स्वरूप बिल्कुल भिन्न था। लोगों को चेतावनी दी गई थी कि वे लापरवाही से इसके पास न जाएं, इसके आसपास न रुकें और इसे सामान्य उपयोग की जगह न समझें। 19वीं सदी के खोजकर्ताओं के साथ साझा की गई बेदाविन मौखिक परंपराओं के अनुसार अल-काज़ के सामने की जमीन को सुरक्षित नहीं माना जाता था। कुछ विवरणों में इसे ऐसी जगह बताया गया है जहां जीवित प्राणियों को कभी कदम नहीं रखना चाहिए। अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि जो लोग वहां बहुत देर तक रुकते हैं, धरती स्वयं उन्हें दंडित करती है। ये केवल प्रतीकात्मक कहानियां नहीं थीं। ये परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यावहारिक नियम थे। लोगों को बताया गया था कि वे संरचना के पास न सोएं और बच्चों को वहां खेलने न दें, विशेषकर सूर्यास्त के बाद। कई प्रारंभिक पश्चिमी खोजकर्ताओं ने इन चेतावनियों को पूरी तरह समझे बिना ही दर्ज कर लिया था। उस समय की डायरियों में रात के दौरान अजीब आवाजों के बार बार आने के दावे दर्ज हैं। रिपोर्टों के अनुसार अल-काज़ के पास सोने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें जमीन के नीचे से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अन्य लोगों ने ऐसी धीमी आवाजों का वर्णन किया जो आसपास की चट्टानों के बजाय पत्थर के फर्श के नीचे से उठती हुई प्रतीत होती थीं। इन रिपोर्टों को अक्सर डर या अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये बातें अलग अलग यात्रियों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में बार बार सामने आती हैं, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था। कुछ खोजकर्ताओं ने ऐसी भौतिक स्थितियों का भी उल्लेख किया जिन्हें वे स्पष्ट नहीं कर सके। उनके अवलोकन के अनुसार अल-काज़ के सामने खुले मैदान के पास की हवा में कभी-कभी तीखी धातु जैसी गंध आती थी, जिसे अक्सर लौह प्रधान बताया जाता था। अन्य लोगों ने तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की, जो पेट्रा के अन्य स्थानों की स्थितियों से मेल नहीं खाती थी। जब पत्थरों को जमीन पर पटका जाता था तो आवाज असामान्य रूप से गूंजती थी, मानो नीचे की चट्टान ठोस होने के बजाय खोखली हो। उस समय इन अवलोकनों की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इनसे बेचैनी बढ़ती गई। इन विवरणों की सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी एक रूपता थी। अलग अलग दशकों के यात्रियों ने, जिनके एक दूसरे के सचित्र विवरणों की कोई जानकारी नहीं थी, आश्चर्यजनक रूप से समान घटनाओं का वर्णन किया। बाद की रिपोर्टों के अनुसार 1950 के दशक के एक जॉर्डन के पुरातात्विक झापन में अल-काज़ के नीचे की जमीन को
संरचनात्मक रूप से खतरनाक बताया गया था और कहा गया था कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार इस दस्तावेज में अशांति फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और प्रवेश प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई थी। 1 वर्ष के भीतर ही इस झापन को सार्वजनिक प्रचलन से हटा दिया गया। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यह दस्तावेज आज मानक अभिलेखागारों में नहीं मिलता है। विद्वानों ने अल्काज के बाहरी भाग पर दृश्य विसंगतियों की ओर इशारा किया है। अग्रभाग पर ऊंचाई पर उकेरे गए प्रतीक पेट्रा में अन्यत्र देखे गए दफन डिजाइनों से मेल नहीं खाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चिन्ह सम्मान या स्मरण के बजाय प्रतिबंध और अलगाव से जुड़े नबाती प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। इस व्याख्या पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन यह दिखावट और उद्देश्य के बीच पहला अंतर स्थापित करती है। आंतरिक भाग इस अंतर को और भी गहरा कर देता है। पेट्रा में मौजूद अन्य पुष्ट कब्रों के विपरीत अल्कासने में दफनाने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई अध्ययनों के अनुसार इसमें न तो कोई आले हैं, न ही कोई सुनियोजित व्यवस्था है और न ही कोई आंतरिक तत्व हैं जो दीर्घकालिक गतिविधियों में सहायक हों। संरचना बाहर से देखने में शक्तिशाली लगती है, लेकिन अंदर से यह एक खाली खोल की तरह कार्य करती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अल्काज को मूल रूप से श्रद्धा का स्थान नहीं माना जाता था। इसे एक सीमा के रूप में देखा जाता था। इसकी बनावट ध्यान आकर्षित करती थी, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा के कारण सावधानी बरतनी जरूरी थी। यह संरचना एक स्मारक से ज्यादा एक आवरण के रूप में काम करती थी, जिसे लोगों को अंदर आने के लिए आमंत्रित करने के बजाय नीचे छिपी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया था। जब पुरातत्वविदों ने बाद में यह पता लगाना शुरू किया कि यहां पहुंच हमेशा प्रतिबंधित क्यों रही, तो एक और बात सामने आई। खुदाई का विरोध केवल संरक्षण के बारे में नहीं था, यह उस प्रश्न के उत्तर को रोकने के बारे में था जिसे सदियों से टाला जा रहा था। राजनीतिक भय, खोए हुए अभिलेख और दशकों का छिपाव। दशकों तक पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध इमारत के नीचे खुदाई तकनीक या धन की कमी के कारण नहीं रुकी, यह अनुमति न मिलने के कारण रुकी। सार्वजनिक बयानों के अनुसार जॉर्डन के पुरातत्व विभाग ने बार बार संरचनात्मक जोखिम का हवाला दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि राजकोष के प्रांगण के नीचे खुदाई करने से पत्थर अस्थिर हो सकते हैं और ढहने का खतरा पैदा हो सकता है। यह स्पष्टीकरण तर्कसंगत प्रतीत होता था। यह परियोजना भी अधूरी थी। पूर्व परियोजना सलाहकारों की रिपोर्टों के अनुसार आंतरिक संवाददाताओं ने एक अलग चिंता व्यक्त की। भाषा केवल पत्थर पर पड़ने वाले दबाव पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि इसके परिणामों पर केंद्रित थी। कई दस्तावेजों में कथित तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यदि भूमिगत संरचनाओं को उजागर किया गया तो सांस्कृतिक दहशत फैल जाएगी। चिंता यह नहीं थी कि खुदाई से इमारत को नुकसान हो सकता है, बल्कि यह थी कि खुदाई से कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। 1960 के दशक और 2020 के बीच कई विदेशी शोध टीमों ने प्रांगण के नीचे के क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ये अनुरोध उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों से आए थे जिनका गैर आक्रामक पुरातत्व में लंबा इतिहास रहा है। इनमें से अधिकांश को अस्वीकार कर दिया गया या अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। कम से कम 3 प्रस्तावों में 1930 के दशक की एक अनधिकृत खुदाई का जिक्र था। उन आवेदनों के अनुसार उस खुदाई से संबंधित नोट्स अब उपलब्ध नहीं थे।
बताया गया कि वे बिना किसी स्पष्टीकरण के संस्थागत अभिलेखागार से गायब हो गए थे। हालांकि उस काल का एक दस्तावेज बच गया था। कई शोधकर्ताओं के अनुसार, जिन्होंने इसे देखने का दावा किया, उस झापन में एक सीधी चेतावनी थी। उसमें लिखा था, निचले कक्ष को न छेड़ें, यह कोई मकबरा नहीं है। दस्तावेज में इसके आगे कोई विवरण नहीं दिया गया था। इसमें यह नहीं बताया गया था कि वह कक्ष क्या था। इसमें केवल यह बताया गया था कि वह क्या नहीं था। यह झापन कभी औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुआ और इसके स्रोत को लेकर विवाद बना हुआ है। स्थानीय अधिकारियों की भी इसमें भूमिका थी। कुछ विवरणों के अनुसार औपचारिक स्वीकृति मिलने की संभावना होने पर भी वैज्ञानिक टीमों को अनौपचारिक रूप से हतोत्साहित किया गया था। इस्तेमाल की गई भाषा तकनीकी नहीं थी, बल्कि चेतावनी भरी थी। शोधकर्ताओं को बताया गया कि उस जगह को संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए सील किया गया था। यह वाक्यांश आधिकारिक रिपोर्टों के बजाय बैठकों के नोट्स और निजी बातचीत में दिखाई दिया। इससे यह पता चलता है कि आंतरिक रूप से यह माना जाता था कि खुदाई से कुछ उजागर होने के बजाय उसके बाहर निकलने का खतरा है। पुरातत्व जगत में भी कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार अतीत में प्रांगण के पास रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वाले श्रमिकों ने जमीन के नीचे से टकराने की आवाजें सुनने की सूचना दी थी। इन आवाजों को अनियमित के बजाय लयबद्ध बताया गया। इन विवरणों के अनुसार कई कर्मचारियों ने उन घटनाओं के बाद काम पर लौटने से इनकार कर दिया। इन दावों की सार्वजनिक रूप से कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन्होंने पेशेवरों के बीच इस स्थल की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान दिया। 2024 में स्थिति बदल गई। अनुमति अचानक और बिना किसी खास सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दे दी गई। रिपोर्टों के अनुसार उन्नत अनुसंधान संस्थानों के दबाव ने इसमें भूमिका निभाई। साथ ही लीक हुए उपग्रह डेटा ने भी इसमें योगदान दिया, जिससे पता चला कि खजाने के ठीक नीचे घनत्व में सामान्य विसंगतियां हैं। ये विसंगतियां प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं से मेल नहीं खाती थीं। इमेजिंग में न केवल खाली जगह दिखाई दी, बल्कि वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, सीधी रेखाएं और समकोण भी दिखाई दिए, जो केवल मानव निर्मित हो सकते थे। मंजूरी सख्त शर्तों के साथ दी गई थी। खुदाई केवल पलटने योग्य खाइयों तक ही सीमित थी। मिट्टी हटाने के लिए मिलीमीटर स्तर का दस्तावेजीकरण आवश्यक था। कई एजेंसियों ने प्रक्रिया की निगरानी की। पत्थरों पर पड़ने वाले दबाव और उनकी गति पर लगातार नजर रखने के लिए सेंसर लगाए गए थे। टीम के सदस्यों के अनुसार ये प्रतिबंध उन सभी प्रतिबंधों से बिल्कुल अलग थे जिनका अनुभव उन्होंने इसी तरह के अन्य स्थलों पर किया था। अधिकारियों ने निजी तौर पर अंतिम चेतावनी जारी की। उपस्थित लोगों के अनुसार टीम के नेताओं को कहा गया, यह परियोजना खजाना खोजने का काम नहीं है। जो कुछ भी मिले उसे विरासत न समझें, उसे संरक्षण के रूप में लें। असाधारण तनाव के बीच अनुमति मिलने के बाद शोधकर्ताओं ने गैर आक्रामक स्कैन का सहारा लिया और इस तकनीक से एक ऐसा कक्ष सामने आया जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। वह कक्ष जिसकी बनावट से साबित होता था कि वह कभी मकबरा नहीं था। अंततः अनुमति मिलने पर पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू नहीं की। उन्होंने स्कैनिंग से शुरुआत की। परियोजना के रिकॉर्ड के अनुसार पहला कदम जमीन को बिना छेड़े उसके नीचे की संरचना का अध्ययन करना था। टीम ने 3 अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने घनत्व में बदलाव का मानचित्रण किया। विद्युत प्रतिरोधकता ने मापा कि जमीन धारा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है। मैग्नेटोमेट्री ने चुंबकीय क्षेत्रों में भिन्नताओं का पता लगाया।
प्रत्येक विधि ने स्वतंत्र रूप से काम किया। तीनों विधियों से एक ही परिणाम प्राप्त हुआ। खजाने के सामने के 4 आंगनों के नीचे एक खाली जगह थी। यह अनियमित नहीं था, इसमें कोई दरार नहीं थी। इसके किनारे सीधे थे और कोने स्पष्ट थे। रिपोर्टों के अनुसार इसका आकार आयताकार था और इसकी सीमाएं स्पष्ट थीं। प्राकृतिक गुफाएं इस तरह नहीं बनती। केवल ज्यामिति से ही सुनियोजित निर्माण का संकेत मिलता है। जब तकनीशियनों ने डेटा का विश्लेषण किया तो अनुपात और स्पष्ट हो गए। यह कक्ष उन अनुपातों का अनुसरण करता था जो प्राचीन शिलालेखों में उल्लिखित कुछ नाबोटियन संरचनाओं में पाए जाते हैं, जो प्रतिबंध और नियंत्रण से संबंधित हैं। ये अनुपात ज्ञात कब्र डिजाइनों से मेल नहीं खाते थे। एक ही काल के अंत्येष्टि कक्षों की बनावट, प्रवेश द्वार और आंतरिक विभाजन भिन्न भिन्न हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह समानता केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि संरचनात्मक थी। स्कैनिंग जारी रहने पर तकनीशियनों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। कई रडार स्कैन में विकृत संकेत प्राप्त हुए। तरंगें ऐसा व्यवहार कर रही थीं मानो कक्ष के अंदर कोई चीज अनुनाद में बाधा डाल रही हो। कई तकनीशियनों के अनुसार उपकरण को पुनः कैलिब्रेट करके दोबारा चलाया गया, लेकिन विकृति बनी रही। यह मशीन की खराबी या सतही हस्तक्षेप से जुड़े पैटर्न का पालन नहीं करता था। सिग्नल में व्यवधान कक्ष के भीतर ही सीमित प्रतीत हुआ। चुंबकीय डेटा ने एक और परत जोड़ दी। विश्लेषण रिपोर्टों के अनुसार कक्ष में अवशिष्ट ताप के संकेत मिले जो दफन स्थलों के अनुरूप नहीं थे। आमतौर पर दफन कक्ष समय के साथ आसपास की चट्टान के तापमान के बराबर हो जाते हैं। यह कक्ष ऐसा नहीं हुआ। रीडिंग से पता चलता है कि छत बनने से पहले कक्ष बार बार उच्च ताप की घटनाओं के संपर्क में आया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस तरह के पैटर्न नियंत्रित दहन के लिए उपयोग किए जाने वाले बंद स्थानों से मेल खाते हैं, न कि औपचारिक दफन के लिए। जब टीम ने रडार मॉडल को और उन्नत किया तो आंतरिक तलछट पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। समान रूप से जमने के बजाय अंदर की सामग्री घुमावदार आकृतियों में संकुचित दिखाई दी। भूतकनीकी विश्लेषकों के अनुसार यह पैटर्न कक्ष के सील होने से पहले आंतरिक हलचल का संकेत देता है। तलछट विस्थापित होकर बाहर की ओर धकेली गई थी, मानो किसी सीमित स्थान के अंदर पिंड या बड़े द्रव्यमान खिसक गए हों। इस चरण में कार्य योजना में बदलाव आया। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता, जिन्होंने समग्र पुनर्निर्माण की समीक्षा की, के अनुसार डिजाइन एकतरफा कार्य का संकेत देता था। कक्ष में प्रवेश तो संभव था, लेकिन निकास संभव नहीं था। उन्होंने कथित तौर पर कहा, यह जो भी है, इसका उद्देश्य लोगों को बाहर निकलने देना नहीं था। यह आकलन टीम में तेजी से फैल गया। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, जमीन के ऊपर की परिस्थितियां भी बदलती गईं। टीम के कुछ सदस्यों के अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रांगण के पास रहना मुश्किल हो गया। रिपोर्टों में दबाव और हल्के भटकाव की अनुभूति का वर्णन किया गया। अन्य लोगों ने उपकरणों और कपड़ों पर स्थैतिक आवेश के जमाव को देखा। इन प्रभावों को खतरों के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन कई शोधकर्ताओं ने अंधेरा होने के बाद घटनास्थल पर न रुकने का विकल्प चुना। औपचारिक रूप से अटकलों से बचने के लिए संरचना को विसंगति सी नाम दिया गया। अनौपचारिक रूप से भाषा बदल गई। आंतरिक नोट्स के अनुसार टीम के सदस्य इसे बंद कक्ष कहने लगे। यह नाम आंकड़ों के अनुरूप था। यह कोई आकस्मिक गुहा नहीं थी। यह सटीकता और उद्देश्य के साथ डिजाइन की गई एक सीलबंद संरचना थी। उस समय निष्कर्ष अपरिहार्य था।
खजाने के नीचे एक मानव निर्मित कक्ष था। इसकी बनावट दफनाने या भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह किसी गुप्त स्थान को बंद रखने के लिए बनाया गया था। खजाने के नीचे एक बंद संरचना के अकाट्य प्रमाण मिलने के बाद खुदाई अनिवार्य हो गई, जिससे पुरातत्वविदों को पहले कक्ष और उसके पीछे छिपे प्रवेश द्वार का सामना करना पड़ा। बंद स्थान के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। खुदाई भारी औजारों से शुरू नहीं हुई। परियोजना के प्रोटोकॉल के अनुसार पुरातत्वविदों ने बंद संरचना के ऊपरी किनारे पर पहुंचते ही लकड़ी के औजारों और नरम ब्रशों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह कोई औपचारिकता नहीं थी, यह सावधानी थी। धातु के औजारों से चिंगारी निकल सकती थी या सदियों से सीलबंद पत्थर की सतहें टूट सकती थीं। हर गतिविधि धीमी कर दी गई। अगली परत को छूने से पहले हर परत का दस्तावेजीकरण किया गया। सतह के ठीक नीचे पहली स्पष्ट संरचना दिखाई दी। चट्टान में सीधे तराशी गई संकरी पत्थर की सीढ़ियां नीचे उतरने लगीं। वे खड़ी और असमान थीं। वास्तुकला विशेषज्ञों के अनुसार कोण का उपयोग गलत था। कोण का हिंक है। कब्रों में इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियां बार बार सावधानीपूर्वक चढ़ाई उतराई के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ये सीढ़ियां वैसी नहीं थीं। ये अचानक नीचे की ओर गिरती थीं और इनमें पैर रखने की जगह बहुत कम थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह की बनावट से नीचे उतरने वाले किसी भी व्यक्ति को दिशा भ्रम और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता था। जैसे जैसे खुदाई नीचे की ओर बढ़ती गई, सीढ़ियों के किनारे की दीवारें दिखाई देने लगीं। वे बिल्कुल सादी थीं। उन पर कोई नक्काशी, कोई प्रतीक या किसी भी प्रकार की कोई सजावट नहीं थी। इसके बजाय पत्थर के ब्लॉकों को इस तरह से कसकर जोड़ा गया था कि वे बाहरी बल का प्रतिरोध कर सकें। संरचनात्मक विश्लेषण के अनुसार सुदृढ़ीकरण का यह तरीका तभी समझ में आता है जब कक्ष के अंदर से दबाव की उम्मीद हो। यह निर्माण ढहने से बचाने के लिए नहीं किया गया था। यह किसी चीज को टिकाए रखने के लिए किया गया था। बारीकी से निरीक्षण करने पर दीवारों पर निशान दिखाई दिए। पत्थर के कई हिस्सों पर हाथ की ऊंचाई पर उथले खांचे और अनियमित खरोंच के निशान थे। रिपोर्टों के अनुसार ये निशान निर्माण में इस्तेमाल किए गए औजारों से मेल नहीं खाते। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये निशान हाथों या किसी वस्तु द्वारा सतह पर बार बार रगड़ने से हुए खरोंच के समान हैं। पत्थरों की स्थिति और बार बार होने से ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी काम को पूरा करने के बजाय गति और प्रतिरोध का संकेत दे रहे हों। नीचे उतरते समय टीम को मुख्य सीढ़ी से अलग एक दूसरा रास्ता मिला। यह रास्ता ज्यादा देर तक खुला नहीं रहा। सुरंग पत्थरों और मलबे से पूरी तरह भरी हुई थी। भराई के विश्लेषण से पता चला कि इसे जानबूझकर बाहर से भरा गया था। छत पर औजारों के निशान ने इसकी पुष्टि की। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह रास्ता किसी समय भागने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा और फिर सतह की ओर वापस जाने से रोकने के लिए इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया होगा। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, वातावरण बदलता गया। टीम के सदस्यों ने बताया कि हवा भारी महसूस हो रही थी। फोटोग्रामेट्री डेटा ने धूल के ऐसे व्यवहार को दर्शाया जो खुली खाई की स्थितियों से मेल नहीं खाता था। कण जल्दी और असमान रूप से जम रहे थे, जिससे सीमित वायु प्रवाह का संकेत मिलता है। यह केवल गहराई का प्राकृतिक प्रभाव नहीं था। इससे संकेत मिलता है कि नीचे एक बंद स्थान था जहां हवा का सामान्य रूप से आदान प्रदान नहीं हो रहा था। ध्वनि का व्यवहार भी अलग था। खुदाई टीम की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य बातचीत में हल्की प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही थी जो शाफ्ट के आकार से मेल नहीं खा रही थी। शब्द संकरे आंतरिक स्थानों से परावर्तित होकर लौटते प्रतीत होते हैं, मानो वे धीमे और विकृत हों। कुछ ध्वनि विशेषज्ञ मानते हैं कि उतरने की संरचना को
ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे स्पष्टता कम हो और भ्रम बढ़ जाए। सीढ़ियों के नीचे अंतिम अवरोध सामने आया। एक विशाल पत्थर की पटिया ने कक्ष को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसका फिट एकदम सटीक था। उसमें कोई अंतराल नहीं था, हवा के लिए कोई मार्ग नहीं था। परीक्षणों से पता चला कि हवा का प्रवेश बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। साइट पर मौजूद इंजीनियरों के अनुसार इस स्तर की छत दुर्लभ और अनावश्यक है जब तक कि पूर्ण अलगाव ही लक्ष्य न हो। उसी क्षण संरचना का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। यह गड्ढा स्वागत के लिए नहीं बनाया गया था, इसे नियंत्रण के लिए बनाया गया था। हर डिजाइन विकल्प इसी ओर इशारा कर रहा था। सीलबंद स्लैब के पार जो कुछ भी था, वह अंततः उस निष्कर्ष की परीक्षा लेगा। व्यवस्थित मृत आत्माएं। जब सीलबंद कक्ष को अंततः खोला गया, तो पुरातत्वविदों ने सबसे पहले व्यवस्था को देखा। अंदर मिले कंकाल बिखरे या गिरे हुए नहीं थे। उन्हें सावधानी पूर्वक रखा गया था। प्रत्येक कंकाल अपनी जगह पर सही सलामत था। हड्डियां सीधी और बिना किसी गड़बड़ी के थीं। खुदाई की रिपोर्टों के अनुसार इस स्तर का संरक्षण तभी संभव था जब कक्ष बहुत लंबे समय तक बंद रहा हो। बाद में प्रवेश का कोई निशान नहीं था, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। यहां जो कुछ भी रखा गया था, उसे ठीक उसी स्थिति में छोड़ दिया गया था जैसा कि निर्धारित था। गहन जांच से कंकालों की कुछ असामान्य विशेषताएं सामने आईं। कई अवशेषों पर हड्डियों के निशान मिले हैं, जिनका फोरेंसिक विशेषज्ञ वर्तमान में विश्लेषण कर रहे हैं ताकि उनके महत्व को समझा जा सके। इन निशानों का प्राकृतिक क्षय या दफन के दबाव से जुड़े सामान्य पैटर्न से कोई मेल नहीं था, जिसके कारण आगे के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। कंकालों की स्थिति ने इस चिंता को और गहरा कर दिया। कुछ कंकाल ऐसी मुद्राओं में रखे गए थे जो नाबोटियन दफन प्रथाओं में नहीं पाई जाती थीं। कई शवों को पेट के बल या आगे की ओर झुकाकर ऐसी मुद्राओं में रखा गया था जो नाबोटियन दफन प्रथाओं के लिए अत्यंत सामान्य थीं। क्षेत्रीय प्रथाओं से परिचित शोधकर्ताओं के अनुसार इन मुद्राओं का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ये सम्मान या शोक के प्रतीक नहीं है। ऐसा लगता है कि इन्हें थोपा गया है, न कि चुना गया है। कंकालों के साथ रखी गई वस्तुओं ने बेचैनी की एक और परत जोड़ दी। वहां कोई कीमती सामान, गहने या ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो पद या स्मृति का संकेत देती हो। इसके बजाय छोटे कटोरे, घड़े और साधारण मिट्टी के बर्तन एक निश्चित दूरी पर रखे गए थे। एक बर्तन पसलियों से कसकर दबा हुआ मिला, मानो मृत्यु के समय उसे वहीं रोक कर रखा गया हो। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यह स्थिति भेंट के बजाय अनुष्ठानिक नियंत्रण का संकेत देती है। ये वस्तुएं सम्मान व्यक्त करने के बजाय किसी विशेष कार्य को पूरा करती प्रतीत होती हैं। कक्ष की दीवारों के रासायनिक परीक्षण से अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। प्रयोगशाला रिपोर्टों के अनुसार कई सतहों पर उपचारित चूना पत्थर के अंश पाए गए। नेबोटियन संदर्भों में इस प्रकार का उपचार शुद्धिकरण या संरक्षण प्रथाओं से जुड़ा है, न कि मानक दफन तैयारी से। ऐसा प्रतीत होता है कि पदार्थ को जानबूझकर और समान रूप से लगाया गया था, जो सजावट के बजाय एक नियंत्रित प्रक्रिया का संकेत देता है। कंकालों के चारों ओर वस्तुओं की व्यवस्था भी एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। कई वस्तुओं ने बार बार दोहराए जाने वाले स्थानिक समूह बनाए जो नाबोटन शिलालेखों में वर्णित प्रतीकों से मिलते जुलते थे, जिनमें प्रतिबंधित स्थानों का वर्णन किया गया था, जिन्हें कभी कभी मौन के घर कहा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार ये पैटर्न कब्रों के बजाय नियंत्रण क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए थे। इस व्याख्या पर अभी भी बहस जारी है।
लेकिन दोहराव स्पष्ट था। एक और बात ध्यान देने योग्य थी। कई कंकाल जोड़ों में व्यवस्थित थे। उन्हें परिवारों के रूप में नहीं रखा गया था। उम्र या रिश्ते के मिलान का कोई संकेत नहीं था। खुदाई के नोट्स के अनुसार यह जोड़ी वंशानुक्रम के बजाय चयन का संकेत देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तियों को चुना गया था और उन्हें ऐसे समूहों में रखा गया था जिनके कारण दफन परंपरा द्वारा स्पष्ट नहीं किए जा सकते। कक्ष के अंदर की हवा अपनी कहानी बयां करती है। यह बासी थी, लेकिन स्थिर थी। पर्यावरणीय अध्ययनों के अनुसार कक्ष सदियों से आंतरिक रूप से सीलबंद स्थिति में था। हवा के प्रवाह या आदान प्रदान का कोई संकेत नहीं था। यह स्थिरता इस विचार का समर्थन करती है कि यह स्थान आने जाने के बजाय दीर्घकालिक एकांतवास के लिए बनाया गया था। सभी साक्ष्यों को एक ही दिशा में इंगित किया गया। यह कक्ष मृतकों के सम्मान के लिए नहीं बनाया गया था। इसे लोगों के प्रबंधन के लिए बनाया गया था। हर तत्व मृत्यु से पहले नियंत्रण और उसके बाद अलगाव का संकेत देता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह कोई असफल मकबरा नहीं था। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसने अपने उद्देश्य के अनुरूप सटीक रूप से कार्य किया। लेकिन यहां उठाए गए प्रश्न इस कक्ष तक ही सीमित नहीं थे। वे और भी गंभीर हो गए। अगले सीलबंद स्थान के पार जो कुछ भी था, वह पुरातत्वविदों को पेट्रा के नीचे निर्मित संरचना के पूर्ण उद्देश्य का सामना करने के लिए विवश कर देगा। असली मकसद सामने आया। जब दूसरा सीलबंद कक्ष खोला गया तो बदलाव तुरंत दिखाई दिया। खुदाई की रिपोर्टों के अनुसार बंद हवा का एक तेज झोंका खुले कक्ष से बाहर निकला। टीम के सदस्यों ने इसे भारी और सांस लेने में मुश्किल बताया। इसमें सड़न की गंध, कालिख और तेज रासायनिक गंध मिली हुई थी। एक शोधकर्ता ने बाद में कहा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी ऐसी चीज में सांस ले रहे हों जो बहुत लंबे समय से दुनिया से अलग थलग पड़ी थी। जैसे जैसे दृश्यता बढ़ी, कक्ष की स्थिति स्पष्ट हो गई। दीवारें कालिख की परतों से काली पड़ गई थीं। विशेषज्ञों के अनुसार इस पैटर्न को आकस्मिक आग या बाद में घुसपैठ से नहीं समझाया जा सकता था। निशान एक समान और व्यापक थे, जो यह संकेत देते हैं कि कक्ष को सील करके बार बार नियंत्रित तरीके से आग लगाई गई थी। इस प्रकार की गतिविधि दफनाने की परंपरा के बजाय रोकथाम या शुद्धिकरण प्रथाओं से मेल खाती है। फर्श ऊपर के कक्ष से बिल्कुल अलग दृश्य प्रस्तुत करता था। यहां कंकाल व्यवस्थित नहीं थे, बल्कि ढेर लगे हुए थे। अंग एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। जोड़ अपनी जगह से हट गए थे। कई खोपड़ियों में फ्रैक्चर थे। पसलियां टूटी हुई थीं। फोरेंसिक विश्लेषण के अनुसार यह क्षति मृत्यु से पहले या अत्यधिक कैद के दौरान हुई थी। यह प्राकृतिक रूप से ढहने या लंबे समय तक जमीन में धंसने से मेल नहीं खाती थी। अवशेषों में एक बात ने टीम को चौंका दिया। एक बच्चे का कंकाल एक वयस्क के कंकाल से कसकर चिपका हुआ मिला। यह स्थिति किसी औपचारिक व्यवस्था के बजाय सुरक्षा के अंतिम प्रयास का संकेत देती है। रिपोर्टों के अनुसार यह व्यवस्था घबराहट और भीड़ भाड़ को दर्शाती है। यह किसी अनुष्ठान का प्रतिबिंब नहीं था, यह भय को दर्शाता था। दूर की दीवार के पास 3 कंकाल बाकियों से अलग खड़े थे। उन्हें जानबूझकर इस तरह रखा गया था। बचे हुए निशानों के आधार पर एक कंकाल उच्च सामाजिक स्थिति का संकेत दे रहा था। अन्य 2 कंकालों पर गंभीर आघात के निशान थे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवस्था किसी अनुष्ठानिक निष्पादन या जबरन कारावास का संकेत हो सकती है। व्यवस्था और हिंसा के बीच का विरोधाभास स्पष्ट था।
कक्ष से बरामद वस्तुओं ने इस परिदृश्य को और पुख्ता कर दिया। कई मिट्टी के बर्तनों में गाढ़ा अवशेष पाया गया। प्रारंभिक परीक्षण में राख और पौधों के राल के साथ मिश्रित लौह युक्त यौगिकों की पहचान की गई। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल में भ्रम, आज्ञा पालन या दिशा भ्रम पैदा करने के लिए इसी प्रकार के मिश्रणों का उपयोग किया जाता था। ये पदार्थ सजावटी नहीं थे, बल्कि इनका एक कार्यात्मक उद्देश्य था। हड्डियों की जांच से बंधन के और भी प्रमाण मिले। कई कंकालों में बंधन के कारण होने वाली विकृतियां पाई गईं। फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार ये चोटें तब लगती हैं जब लंबे समय तक गतिशीलता प्रतिबंधित रहती है। इससे यह निष्कर्ष पुष्ट होता है कि लोगों को जीवित अवस्था में ही यहां बंदी बनाकर रखा गया था। जो मिला था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह था जो अनुपस्थित था। वहां कोई शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ, नाम, स्मृति चिन्ह नहीं थे। कक्ष में भीतर मौजूद व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं था। पुरातत्वविदों के अनुसार यह अनुपस्थिति जानबूझकर की गई थी। स्मृति उद्देश्य नहीं थी, उद्देश्य था हटाना। जब स्थापत्य डिजाइन, भौतिक साक्ष्य और ऐतिहासिक संदर्भ पर एक साथ विचार किया गया तो एक स्पष्ट पैटर्न सामने आया। प्राचीन नाबोटन स्रोत उन प्रतिबंधित संरचनाओं का उल्लेख करते हैं जिनका उपयोग उन व्यक्तियों को अलग-थलग करने के लिए किया जाता था जिन्हें खतरनाक, दूषित या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता था। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह कक्ष उन विवरणों से बिल्कुल मेल खाता है। इससे ऊपर स्थित संरचना का अर्थ ही बदल गया। चट्टान पर उकेरा गया अलंकृत चेहरा उसका उद्देश्य नहीं था, वह तो एक आवरण मात्र था। यह नीचे छिपी हुई चीज को छुपाते हुए ध्यान ऊपर की ओर आकर्षित करता था। इमारत लोगों को अंदर आने का निमंत्रण नहीं देती थी। यह किसी चीज को नजर से ओझल रखती थी। पेट्रा के नीचे जो कुछ भी खोजा गया वह इतिहास में एक छोटा सा अंश नहीं जोड़ता। यह पूरे स्थल को समझने के तरीके को बदल देता है। पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध संरचना सम्मान के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका निर्माण पूजा अर्चना के लिए नहीं किया गया था। इसका निर्माण मृतकों के लिए भी नहीं किया गया था। अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार इसका निर्माण जीवित लोगों को कैद करने और उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए किया गया था। यही वह सत्य है जिसे इस पत्थर के माध्यम से छिपाया गया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।